हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक स्ट्रीम में। यहाँ हम बात करते हैं ब्रांड डेवलपमेंट की, यहाँ हम बात करते हैं कंटेंट की, यहाँ हम बात करते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जिनसे आप अननोन और हम आपको उन चीज़ों से नॉन करवा सकें, अननोन टू नॉन। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम का लिंक जो होगा वो मेरा पिन होगा कमेंट बॉक्स के अंदर, वहाँ जाके आप मुझे DM कर सकते हो, प्राइवेट मैसेज कर सकते हो कि आपको किस कॉन्टेंट पर वीडियो चाहिए, आपका कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डार्क साइड ऑफ दुबई। एक ऐसी साइड दुबई की जिसने ना आपने देखा, ना हमने देखा, ना किसी और ने देखा, और ना ही वो दुबई के जो हेड्स है ना दिखाना चाहते हैं आपको और मुझको या किसी और को भी। तो हम बात करने वाले हैं डार्क साइड ऑफ दुबई की। तो पहले हम बात करते हैं दुबई है क्या। दुबई एक सिटी है जो अपनी लग्जरी लाइफ, अपनी वेल्दी लाइफ और अपनी लाइफ स्टाइल, एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीने के लिए जाना जाता है। दुबई आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट करके कंट्री, एक खाड़ी देश है जहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन बहुत हाई अमाउंट में होता है, और जो ऑयल से जो इसकी जो टिपिकल कंडीशन से एक डेवलप्ड कंडीशन पे आया है वो अपने एक ऑयल प्रोडक्शन के कारण आया है। एक टाइम पे जब यहाँ ऑयल नहीं था तो इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। जब यहाँ पे ऑयल का इनोवेशन हुआ, जब यहाँ पे ऑयल ढूंढा गया, जब यहाँ ऑयल निकला तो वो अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस की ओर चलता गया। तो हम बात करने वाले हैं दुबई की, जो इसका इतना फ्रंट एंड, इतना मतलब लग्जरियस फ्रंट एंड, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, इतनी लेविश लाइफ है, जीने का जो तरीका इतना बेहतर है, वहाँ के क्या बोल सकते हैं आर्किटेक्चर इतने बढ़िया है। तो वो जो एक लेविश लाइफ वहाँ के लोग जीते हैं, वहाँ का जो रेजिडेंशियल है, वहाँ की हर एक चीज़ बेहतर से बेहतर बनाई जाती है। तो उसका जो फ्रंट एंड इतना बेहतर बनाया गया है, तो उसके बैक एंड में, उसके बैक साइड में क्या गड़बड़ी है, क्या अनह्यूमैनिटी दिखाई जाती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एक डार्क साइड है जिसके बारे में हम बात करने वाले। और आप अगर दुबई जाना चाहे तो हमारा ड्रीम क्या होगा। एक ऐसी सिटी जो लग्जरी लाइफ के लिए, एक लेविश लाइफ के लिए, एक वेल्दी लाइफ के लाइफ स्टाइल जीने के लिए जानी जाती है। तो वहाँ हमारा ड्रीम क्या होगा। वहाँ हमारा ड्रीम होगा तो या तो कुछ कमाना या घूमना फिरना, अपना जितना भी बजट है उसके अंदर घूम फिर के वापस अपने देश आ जाना, अपने मुल्क आ जाना। ये हमारा मेन ड्रीम होगा, ये हमारा मकसद होगा। पर हम आज इस जो ड्रीम है, ये मकसद है, वो पूरा होता कैसे, मतलब ये एक्चुअल में दिखाया कैसे जाता है आप लोगों को या मुझको। हमारा ये मन होता कैसे, या घूमने फिरने का या जो कमाने का जो हमारा मन होता है वो एक्चुअल में बनता कैसे। क्योंकि इन लोगों, मैंने जो मेरी जो थ्योरी है, जो मैंने रिसर्च करी, उसके हिसाब से मैंने दुबई को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक तो फेस ऑफ और एक शो ऑफ। ये दो पार्ट्स में मैंने दुबई को डिवाइड करा है, जिसमें हम फंस जाते हैं या जिस साइड को हम देख नहीं पाते हैं उसके कारण हम फंस जाते हैं। तो शो ऑफ और फेस ऑफ में मतलब क्या है। तो शो ऑफ वाली साइड में होता है दिखावा, जो ये मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू ये आपको दिखाना चाहते हैं अपनी लग्जरी लाइफ को, अपनी वेल्दी लाइफ स्टाइल को, जो टूरिज्म में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हम सबको क्या लगता है कि आज भी दुबई या यूनाइटेड अरब एमिरेट पेट्रोलियम से पैसे कमा रहा है। नहीं मेरे भाइयों, पेट्रोलियम अब बहुत पीछे रह चुका है। अब जरूरी नहीं कि वो पेट्रोलियम से पैसे कमाए। इन्वेस्टर्स, बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बड़े बड़े शोरूम, रेस फील्डिंग्स, क्रिकेट हो गया, और भी जो क्या कहते हैं टूरिज्म सेक्टर, और भी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स और हज़ारों चीज़ों से पैसा कमा रहे हैं। तो इनके पास मनी जनरेशन का कोई वो प्रॉब्लम या कमी नहीं है इनके पास। तो अब ये लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया से ही अपनी तरफ टूरिज्म इकट्ठा करने की या इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पैनल को भी शो ऑफ वाली दुनिया को कैसे ये अपनी तरफ जो होता है खींचने की कोशिश करते हैं, कैसे सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया में आपको और मुझे क्या लगता है, सोशल मीडिया में आप चैट कर सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, रील्स देख सकते हो, ये सब। तो मेरे भाइयों, ये सबसे बड़ी गलती है कि सोशल मीडिया आज की तारीख में मार्केटिंग एजेंसीज बन चुकी है, एक मार्केटिंग टेक्निक बन चुकी है। आप रील्स देखते हो, बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं। अगर किसी बंदे को रातों रात फेमस करना है तो एक अच्छे सोशल मीडिया एक्सपर्ट को पकड़ लो। वो 100, 200, 500, 1000 अकाउंट्स, जो चैनल्स होते हैं, पेजेस होते हैं सोशल मीडिया के, उनके जो मालिक होते हैं, उनके ऑनर्स होते हैं, उनको पकड़ लो। रातों रात आपकी रील्स डालेंगे उनके पेजेस पे और वो वायरल हो जाएगी अच्छे हैशटैग्स यूज़ करके, अच्छा बूस्टअप करके। और ये इनका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद इन कंपनीज से होता है। तो शो ऑफ के अंदर अगर हम बात करें
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस सलमान खान, शाहरुख खान यहाँ जाते हैं, ये अपने पैनल पे वहाँ की लग्जरी लाइफ, विराट कोहली हो गया वो जाते हैं और वो अपने इंस्टाग्राम पैनल पे या सोशल मीडिया पैनल पे वहाँ की लग्जरी लाइफ को अपलोड करते हैं, दिखाते हैं, जिससे हम जैसों का मन क्या होता है इन चीज़ों की तरफ खींचा चला जाता है। आज मेरा और आपका मन शायद कोई गलत बात कह रहा हो उसकी तरफ कम डाइवर्ट होगा, पर जो बंदा अपने मन को भाई जैसी बात कर रहा है अपना मन उसकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होगा। कोई बंदा हमको के पढ़ और कोई बंदा कि हमें खेलने चल, तो हमारा खेलने वाले की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होगा और पढ़ने वाले को हम गालियाँ बगेंगे, साला पूरे दिन पढ़ना करता रहता है। तो ये जो माइंड डाइवर्जन का गेम है वो ये लोग प्ले करते हैं शो ऑफ वाली एक पार्ट से, शो ऑफ वाली चीज़ से दिखावा करते हैं और हम जैसे लोग इन चीज़ों में फंस जाते हैं और हम वहाँ जाना प्रीफर करते हैं। बात करेंगे सेकंड पार्ट की, जो है हमारा फेस ऑफ पार्ट, जो एक्चुअल रियलिटी जो आपसे और मुझसे छुपाई जाती है और वो छुपाना भी सेम है सोशल मीडिया के थ्रू। क्या होता है कि अगर कोई बंदा, जैसे कोई इराक का बंदा था, एक था, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, इराक का बंदा हो गया, एक अमेरिका का एक मीडिया रिपोर्टर था और बहुत से रिपोर्टर्स थे जो उन्होंने आके डार्क साइड ऑफ दुबई को एक्सपोज करने की कोशिश करी थी। यूनाइटेड नेशन जो लेबर वर्किंग यूनिट है उसको भी दिखाने की कोशिश करी थी, पर वो काम नहीं करा, क्योंकि देखो इन लोगों के जो रिलेशन होते हैं वो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स के साथ बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ के बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा होता है दुबई में और इनके थ्रू वहाँ पेट्रोलियम भी जाता है चीप रेट्स के अंदर। आज अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन है तो रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है, तो फ्रांस के साथ भी इनके अच्छे रिलेशन है एमिरेट्स के। अगर यूनाइटेड नेशन में किसी एक वीटो कंट्री के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं तो वो इजीली उस चीज़ को वहाँ से हटाया जा सकता है, वहाँ से उसको विद्रो करवाया जा सकता है। तो इनके अच्छे रिलेशन है इन कंट्रीज़ के लोगों के साथ। और उनको क्या मतलब यूएई में क्या हो रहा है या उस जगह उस एक पोजीशन पे क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ लोग एक्चुअल में जो वहाँ लेबर कंडीशन है, जो डार्क साइड का जो शिकार होते हैं वो हमारे देश के लोग, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो एशियन जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, भूटान, नेपाल, इन लोगों कंट्री के लोग हैं वो ये चीज़ों को सफ़र करते हैं, ये वहाँ का भुगतान भरते हैं। तो ये फेस ऑफ वाली साइड को छुपाई जाती है, इंप्रेशन डाउन कर दिया जाता है वेबसाइट का, सोशल मीडिया पे जो रील्स अपलोड होती है वहाँ की या फोटोज़ वीडियोस अपलोड होती है डार्क साइड ऑफ दुबई की या कुछ भी ऐसी टाइप की जो दुबई को डिफेम करे, उनको इंप्रेशन ये लोग डाउन कर देते हैं, उन चीज़ों को भी पूरा मतलब उस रीच को हटा देते हैं, रिपोर्ट करके उस मीडिया पोस्ट को डिलीट करवा देते हैं। इनके लिए बहुत से एजेंट्स इन्होंने बना रखे होते हैं, मार्केटिंग कंपनीज को इन्होंने बाई कर रखा होता है। इनके पास इतना पैसा होता है तो शायद एक दो मार्केटिंग कंपनीज ये लोग कर ले, तो इनके पास है मनी जो ये स्पेंड कर सकते हो और कमा भी तो रहना इन मार्केटिंग कंपनीज के थ्रू। तो ये कुछ ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अगर फेस ऑफ वाली साइड अगर आप देख लो या मैं देख लो तो शायद हम हिंदुस्तान के लोग या और अन्य तो इतने ह्यूमैनिटेरियन लोग होते हैं, हम लोगों में इतनी इंसानियत भरी पड़ी होती है, पीसफुल कम्युनिटी से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हम शायद इन चीज़ों को देख इमोशनल हो जाए और अपन लोग इनके अगेंस्ट जाए, या ऐसे देशों के 10 लोगों को और अपन कह के इधर नहीं जाना है, ऐसा होता है वैसा होता है यहाँ ऐसा होता है। तो ऐसी चीज़ें हम लोग बना के बता सकते हैं फेस ऑफ वाली साइड में। ये एक्चुअल में रियलिटी हमसे छुपाई जाती है। हम दुबई के लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। अभी तक तो हमने दुबई को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, अब हम दुबई को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। 3 कैटेगरीज कैसे, मतलब जैसे हिंदुस्तान के अंदर जनरल SC ST ओबीसी होती है, वैसे डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज। वैसे एक दुबई डेवलप्ड कंट्री नहीं है क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग अमीर है, ना कि वहाँ की जनता है वो उनकी एनुअल इनकम अच्छी है या उनकी जो इनकम है वो अच्छी है या वहाँ के लोग अमीर है। पर वो जो दुबई में कुछ जो 30% में कुछ अरब शेख जो 10-20% लोग हैं, मतलब 70% से ज़्यादा लोग दुबई के अंदर गरीब, यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर गरीब है या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर कुछ जो 30-20% लोग हैं उनकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। तो वो जो ऑयल उत्पादन होता है, दुबई को एक लग्जरी सिटी के अंदर कन्वर्ट कर रखा है, ऐसा एक आर्टिफिशियल दुनिया बना रखी है एक तरीके से, वो दिखा के एक कंट्री डेवलप्ड कंट्री नहीं हो सकती। फिर जाओ अपने मुंबई में, फिर जाओ अपने दिल्ली के अंदर, अपने बड़ी बड़ी सिटी से जाओ उनके अंदर, उनमें भी डेवलप्ड मिलेगा। पर इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उसी तरीके से जो दुबई है वो एक डेवलपिंग कंट्री, वहाँ पे कुछ लोग अमीर है, ना कि वहाँ की पूरी जनसंख्या एक अमेरिका या जो दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी तरह स्टेबल नहीं है। वहाँ की एनुअल इनकम इतनी भी अच्छी नहीं है लोगों की जितना वहाँ दिखाया जाता हो। पर अब हम बात करेंगे दुबई के लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। जैसे वहाँ कास्टिज्म बिल्कुल भी नहीं है, धर्मवाद है, पर उन्हीं वहाँ के लोगों के साथ है जो अमीर, जो टूरिस्ट लोग होते हैं, जो पैसा आराम से वहाँ पे खर्च करते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके साथ ऐसे कोई सच रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो अपनी लाइफ इजीली इंजॉय कर सकते हैं। दुबई के लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होगा द एमिरेट्स, सेकंड होगा द एक्सपेक्ट्स एंड द थर्ड होगा वर्कर्स होगा। जो फर्स्ट होता है एमिरेट्स, वो वहाँ की लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाले लोग होते हैं, वहाँ के हबीबीज होते हैं। एक्सपेक्ट्स होते हैं जो मिडिल क्लास हो गए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ इन्वेस्ट करा आके उन्होंने और अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। और थर्ड होते हैं वर्कर्स, जो यहाँ की 70 to 80% पॉपुलेशन कवर करते हैं। मैंने दुबई के लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा, एक था एमिरेट्स, सेकंड था द एक्सपेक्ट्स एंड थर्ड था वर्कर्स। अगर हमें डार्क साइड
ऑफ दुबई को सफ़र करना है, एनालाइज करना है और उसे समझना है, उस चीज़ को हमें पता करना है, तो हमें वर्कर्स की लाइफस्टाइल को वहाँ देखना पड़ेगा। थर्ड साइड है, जो थर्ड कैटेगरी है द वर्कर्स, उसे हमें समझना पड़ेगा। वो आज की तारीख में मॉडर्न डे लेबरिंग, मॉडर्न डे गुलामी, फ्रॉड, स्कैम, लोगों के साथ ज़बरदस्ती, लोगों के साथ पैक्ट्स में बांध के वहाँ काम करवाना। पैक्ट्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स में वहाँ ज़बरदस्ती काम कराना। घर वाले मर जाए तो उन्होंने भेजना है, घर वाले किसी प्रॉब्लम में फंस जाए या कोई घर में कंडीशन ख़राब हो जाए तो उन्हें हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहाँ से भी वो लोग आए वहाँ उनको जाने नहीं देना। तो ऐसी हम बात करने वाले हैं, ऐसे ही पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं। ऐसी जो डार्क साइड है दुबई की, जो इंसानियत के एकदम खिलाफ है, वो जो साइड, वो आज हम डार्क साइड की बात करने वाले हैं, जो थर्ड कैटेगरी में आती है वर्कर की। सवाल आता है कि ये थर्ड कैटेगरी के लोग जो वर्कर होते हैं वो होते कौन है, कहाँ से आते हैं, किस जगह से आते हैं और आते क्यों ऐसी कंडीशंस के अंदर, ऐसी प्रॉब्लम जब उन्हें पता भी होता है बहुत से लोगों को कि ऐसा कुछ होने वाला है उनके साथ, तो फिर भी वो इन चीज़ों में ट्रैप क्यों हो जाते हैं, फंस क्यों जाते हैं। तो मेजोरिटीली जो वर्कर्स होते हैं वो होते हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और इंडिया की, जो आस पड़ोसी अपने ही देश है, यहाँ के वर्कर्स होते हैं। यहाँ के बिलो पॉवर्टी लाइन या मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, वो लोग जिनके पास पैसों का बिल्कुल भी कोई जुगाड़ नहीं होता, कमाने का नहीं होता, जिनको शिक्षा या जो क्या बोलते हैं पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, वो लोग इन कंपनीज के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं और वो जो दुबई की जो वर्किंग लाइफ के अंदर आ जाता है। अब ये लोग कॉन्टेक्ट में आते कैसे इन कंपनीज के साथ, क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनके साथ गेम खेला जाता है और क्या ये पूरा गेम है, ये मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक विकास नाम का लड़का है जो बिहार में रहता है, एक आप समझ सकते हो बीपीएल लाइन से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन का होता है, गरीब आदमी होता है, ठीक है, उसके पास कोई कमाने का जरिया नहीं होता। उसके पास एक फ़ोन होता है, फ़ोन आज की तारीख में हर के पास है, अमीर गरीब सबके पास फ़ोन है। वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होता है तो उसको एकदम से एक पोस्ट मिलती है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए उसको एक पोस्ट मिलती है जो बहुत अच्छी बनेगी पोस्ट होती है, कैनवा से बना ली हो या किसी से बना ली हो पोस्ट थी, जिसके अंदर लिखा होता है कि कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह है, दुबई के अंदर काम करना पड़ेगा। जो काम का स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दे रखा होता है वहाँ पे, मेजोरिटी ऑफ टाइम जो काम कौन सा करवाने वाले होते हैं उसके बारे में नहीं दे रखा होता। तो बंदा क्या करता है, ऑप्शन आता है उस पोस्ट के नीचे कॉन्टैक्ट अस, जैसे वो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता है, जो उस बंदे का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसने भी वो पोस्ट वहाँ डाली होती है, या कंपनी में जो भी वर्कर होता है, वो कंपनी का ऑनर हो जो भी हो, उसका नंबर उसके कीबोर्ड पे आ जाएगा और उस वक्त जो वो विकास है उसके दिमाग में पैसे कमाने की लालसा, देखो वो माइंड सेट हो गया, मैंने कहा था ना शो ऑफ साइड हो गई या माइंड सेट हो गया। इंसान को पैसे कमाने होते हैं, जो उसको दिखेगा, जैसा उसको मन को भाएगा वो ऐसा करता जाएगा और वैसे ही उसको मन के भाने जैसी पोस्ट वहाँ डाली है तो वो उस कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेगा और जो उसका नंबर होगा जो उस बंदे का, वो डायरेक्ट उसके कीबोर्ड पे आएगा। अब हाथ मलचलाएगा नहीं, वो ना नंबर को सेव करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो डायरेक्ट उस पर क्लिक करेगा और उसको कॉल कर देगा। और जैसे ही वो उसको कॉल करेगा, जो कॉन्टैक्ट होगा, जो भी कंपनी का वर्कर होगा, जो भी जो आगे से जो इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट डाली है, वो उससे बात करेगा, उससे उसकी एज पूछेगा। देखो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, ये जो लोग होते हैं, उनको लोग चाहिए होते हैं कोई 20 या 19 साल से 19-20 साल से लेके 28, 29, 30 साल तक के लोग, जो यंग हो, जिनकी हेल्थ अच्छी हो, जिनकी कंडीशन फिट हो, एकदम कोई डिसेबिलिटी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये लोग उनसे काम कैसा करवाते हैं, लेबर का काम हो गया, वर्कर काम हो गया, और क्या बोल सकते हैं कि आप सीवेज का काम हो गया, सिक्योरिटी गार्ड का काम हो गया, साफ़ सफाई, नौकर नौकरानी जो घरों में काम करते हैं, एकदम लेबर लाइफ स्टाइल वाला काम करवाते हैं। इस टाइप का इनको बताया नहीं जाता कौन सा काम है, तो ये इनमें रिक्वायरमेंट, एक हेल्दी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये ऐसे ऐसे करके इनसे इनका मेडिकल फिट सब ले लेते हैं। इनको कहते हैं भाई तुम हमारे ऑफिस आ जाना। इनको लेबर वाला पासपोर्ट या जो भी होता है वर्किंग पासपोर्ट, इन और वीज़ा इनको बना के दे दिया जाता है। इनको ये लोग अपने शिप में या जिससे भी प्लेन से, जैसे भी हो सकता है, बाय रोड, बाय प्लेन, बाय शिप, ये इनको दुबई ले आते हैं। दुबई जैसे ये लोग पहुंचते हैं, ये लोग इनसे इनका पासपोर्ट वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले लेते हैं। अब कैसे पासपोर्ट और वीज़ा लेते हैं, ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं। अब इंसान के सामने 40-50 हज़ार रुपये, वो कोई और चीज़ नहीं देखता है, कोई भी कंडीशंस को नहीं देखता है। एक ऐसा बिलो पॉवर्टी लाइन वाला इंसान जो अपने घर को अच्छा कर सके, जो अपनी फैमिली को अच्छा बना सके, वो बंदा इस प्रकार की चीज़ों को नहीं देखता है। वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है। 40-50 हज़ार रुपये तो सिर्फ बताया जाता मार्केटिंग, तो वहाँ जाके उनको 800 AD से 900 AD मिलता है, धीरम मिलता है, जो कम से कम बात करें तो 18 से 19 हज़ार रुपये होता है या 20 हज़ार रुपये होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट पे जब साइन कर देते हैं बिना पढ़े, क्योंकि ये लोग मेजोरिटी ऑफ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं। वहाँ लिखा होता है 800 AD 900 AD, जिसमें सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट में लिखा होता है कि आपका पासपोर्ट वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट वाइज जो कंपनी है उसके पास रहेगा। मतलब इनका पासपोर्ट वीज़ा भी इनके पास से गया, इनकी जो एकदम 50% डाउन पे इनकी इनकम आ गई, इनकी रेट आ गई, और इनके पास कोई प्रूफ होता नहीं। अगला बोले तो बोले क्या दुबई में कोई लॉयर हायर कर नहीं सकता, कोई वहाँ जा नहीं सकता, कोई वहाँ पे
पड़ताल कुछ कर नहीं सकता, वहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वहाँ कानून के खिलाफ नहीं जा सकता, वो कोई भी इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकता। वहाँ अगर वो ऐसा कुछ करता उसको जेल में डाल देंगे। जो 18-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं जो वो घर को भेज सकता वो भी उसको नहीं मिलेंगे। अब बंदा इस कंडीशन पे इस जगह पूरा फंस जाता। वो बंदा दुबई आ गया, उसका वीज़ा उससे ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम था 5 साल, तो वो 5 साल से पहले दुबई नहीं छोड़ सकता या वो उनसे वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं कर सकता। मतलब 5 साल तक वो उनका एक तरीके से गुलाम रहा। अब क्या बोला वो भैया, ठीक है चलो यार, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये अपन को महीने के मिल रहे हैं, काफ़ी है, ठीक है, एक अपनी लाइफस्टाइल अपन अच्छे से स्पेंड कर लेंगे, घर पे भेज देंगे। अब वो बंदा क्या करता है, कंपनी को बोलता है कि भैया, अब कंपनी उसको 2 चीज़ कहती है, या तो तू एक काम कर, हमारे जो हम लोग जहाँ बेसिस पे लोगों को रखते हैं, हमारे जो रूम्स हमने बना रखे, या तो तू वहाँ रह ले, या फिर तू एक काम कर, तू तेरे हिसाब से हम तो तेरे को पैसे दे देते हैं, तेरी मर्जी हो, जैसे वहाँ रह ले। अब उसको मिलती है 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह। अब उसके बेसिस पे वो रेंट पे रूम लेने जाएगा तो वहाँ पे मंथली रेंट कम से कम 40-50 हज़ार रुपये एक छोटे से कमरे का होगा। दुबई के अंदर या दुबई के आसपास भी एक छोटे से छोटा अगर वो रूम लेने जाएगा, दुबई के आसपास भी गया तो वो 10-15 हज़ार का उसका वो रेंट आएगा, किराया आएगा, जो वो या तो घर भेजेगा पैसे या फिर वो उनसे अपना गुजारा करेगा। तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है। और खाने का अलग से खर्चा। अब कंपनी बोलती तो हमारे कमरों में रहता है, हम जो अवेलेबल कराते हैं फैसिलिटी उसमें रहता है, उसमें खाना वाना सब तेरे को फ्री मिलता है, सब फैसिलिटीज़ तेरे को फ्री मिलती है। अब विकास लेके बोलता है कि भैया इतना तो नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हारे साथ रह लूँगा, तुम्हारे घर पे रह लूँगा, तुम्हारे जहाँ बोलोगे वहाँ रूम पे रह लेंगे, अपन को तो सुबह शाम काम करने जाना है। वो लोग गए, वो लोग क्या कहते हैं कि विकास उनके साथ निकल गया। उनको ले जाया जाता है दुबई में। जैसे वो लैंड हुए, उसकी फ़्लाइट दुबई में, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसकी, जो भी दुबई में आसपास में, तो उस दुबई से कम 80 से 90 जो मेजर सिटीज़ होती हैं उनसे कम 80 से 90 किलोमीटर दूर एक फेंस्ड एरिया बनाया जाता है। एक फेंस, जहाँ KGF वाला सीन आप ले सकते हो, सेम डिट्टो KGF वाला ही सीन होता है। एक फेंस्ड एरिया बनाया जाता है, फेंस्ड एरिया में इनको रखा जा रहा है। 6x6 का कमरा होता है या 10x10 का कमरा होता है, जिसके अंदर कम से कम 7 से 8 बेड होते हैं। बेड कैसे होते हैं, एक के ऊपर 1, 2, 3, वो सेल्फ में नहीं बने होते हैं वो बेड, उस प्रकार से बेड होते हैं। 6 से 7 बेड होते हैं और 9 से 10 लोग रहते हैं, कोई 2-3 लोग नीचे भी सोते हैं। ऐसी इनकी कंडीशन होती है। वॉशरूम फैसिलिटीज़ बहुत बेकार होती है। खाना इनको कभी मिलता है नहीं मिलता है। और जो क्या कहते हैं कि इनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो ये बिल्कुल भी हॉलीडे नहीं ले सकते, छुट्टी नहीं ले सकते। अगर इनके हॉलीडेज़ लेने लग गए तो 20-25 हज़ार रुपये की इनकम कमा रहा तो बंदा उस पर भी वो उसका डेली चार्जेस कट करेगा। और जो बहुत कम हो जाती है, वो जो इनकम होती है वो 15-20 हज़ार, 20-25 हज़ार से 15-10 हज़ार ही वो इनकम रह जाती है। तो इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, काम पे ज़बरदस्ती ले जाया जाता है। मेडिकल फैसिलिटी इनको बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, खाने का पीने का इनका कोई भी रहन सहन का पता नहीं होता। कोई भी मीडिया वाला कवरेज करने जाता है वहाँ पे तो उस फेंस्ड एरिया के अंदर उसको कैमरे के साथ नहीं जाने दिया जाता। वो 80-90 किलोमीटर वाले एरिया तो पहली बात वो जा ही नहीं पाता उस जगह। और अगर वो गलती से चल भी जाए अपनी रिसर्च के थ्रू या कैसे भी, तो उसको उस एरिया के अंदर एंट्री नहीं ली जाती, उसका कैमरा वैमरा सब उससे छीन लिया जाता है। अब बात आती है कि भाई ये लोग उसके अगेंस्ट क्यों नहीं जाते, ये लोग इन चीज़ों के अगेंस्ट क्यों नहीं जाते। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट जो दुबई है, वहाँ पे आप है ना कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते या किसी भी कानून के अगेंस्ट नहीं जा सकते, वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जो वहाँ की गवर्नमेंट बोलेगी वो करना पड़ेगा। अगर आप जाते हो तो आपको इतनी कड़ी से कड़ी, आपको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, आपको फांसी की सज़ा हो सकती है। उनके लिए बहुत ईजी है फांसी की सज़ा देना। आप जितना हार्ड समझो, हिंदुस्तान में आफ्ताब ने 35 में टुकड़े कर दिए, उसको फांसी की सज़ा नहीं मिली, या उसने पाकिस्तान एक उदयपुर में गर्दन काट दी, उसको फांसी की सज़ा नहीं मिली हिंदू की। वहाँ पे अगर ऐसा कोई छोटा सा भी आप इंसिडेंट करते हो तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट मिल जाती है या फिर उसको फांसी की सज़ा मिल जाती है, और वो नहीं बख्शते इन चीज़ों में। तो ये हो गया पहला, ये हो गया इधर। अब दूसरी बात है भाई, गवर्नमेंट कंपनीज क्यों नहीं करती, हिंदुस्तान या दूसरे देश की गवर्नमेंट क्यों नहीं करती, एजेंसीज क्यों नहीं करती। भाई गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या कर सकती है। आप पासपोर्ट वीज़ा उन कंपनीज वालों से छीन के लिया, गवर्नमेंट आपको फ्री में इंडिया भेज देगी। आप उनसे पासपोर्ट और वीज़ा लियो। पासपोर्ट वीज़ा के बिना तो गवर्नमेंट, आप चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, और इंडिया जैसी जो अनसिक्योर अपने आप को कंट्री मानती है, जो टेररिस्ट अटैक, मैं इस वे में मत लेना, मैं खुद एक पेट्रियटिज्म वाला आदमी हूँ, देश प्रेमी हूँ, पर इंडिया के अंदर आए दिन आतंकवादी टेररिस्ट हमले तो एक बहुत अनसिक्योर कंडीशन में आ जाते हैं। और कोई बंदा अगर बिना पासपोर्ट वीज़ा के, और गवर्नमेंट ही उसको यहाँ भेज रही है, तो एक बहुत गलत वो सीन हो जाता है। और गवर्नमेंट इन कंपनीज़ के अगेंस्ट नहीं जाती है क्योंकि इनको एक बहुत बड़ा टैक्स मिलता है, इनको अच्छी खासी कमाई होती है। वो 1-2 लोगों के चक्कर में या मतलब कुछ इन लोगों के चक्कर में वो ऐसे नहीं कर सकती, और करती भी आ रहा गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो इनके लिए स्टेप्स ले रही है, इनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ जो रिक्वायर्ड हो सकती है वो करवा रही है अब कुछ चीज़ों पर। आज भी जो दूसरी कंट्री के लोग हैं उनके साथ इतना ही बुरा हो रहा है। अब जैसे कि
श्रीलंका, पाकिस्तान और ये लोग क्यों नहीं बोल सकते, बांग्लादेश क्यों नहीं बोल सकता, बांग्लादेश और जो मुस्लिम कंट्रीज है वो क्यों नहीं बोल सकती। देखो यूनाइटेड अरब एमिरेट एक OIC की बहुत अच्छी कंट्री है, OIC में एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर एक अच्छा पोजीशन हायर करती है, और यूनाइटेड नेशंस की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप है, तो कोई भी देश उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, और जाता भी है तो वो वीटो करवा के आराम से उसको उस रूल को या उस पैक्ट को वहाँ से हटवा सकते हैं, विद्रो करवा सकते हैं। और OIC अगर पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान को POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाले कश्मीर वाले जो इशू है उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ में से सपोर्ट की जरूरत है, और सपोर्ट कौन है वहाँ पे, उसके लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट। बांग्लादेश नहीं जाएगा, वो भी OIC का पार्ट है, उसको भी सपोर्ट की जरूरत है, तो वो भी उसके लिए। और बाकी इन सारी कंट्रीज़ को इतना अच्छा टैक्स मिलता है, इतना अच्छा इनको पेमेंट मिलता है कि इनको ये लोग अगेंस्ट क्यों जाएंगे इन चीज़ों के। इनका रेवेन्यू जनरेशन वो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, तो उसके लिए मेजोरिटी ऑफ जो वर्कर्स होते हैं वो बाहर से खाना लेते हैं, बाहर से खाना खाते हैं, क्योंकि वहाँ का खाना इतना बेकार होता है, मैसेज का उनके जो रूम्स जहाँ रहते हैं वहाँ का खाना इतना बेकार होता है कि वो नहीं खा सकते, और खा भी ले तो उनकी अगले दिन तबीयत ख़राब हो जाए, फिर तबीयत ख़राब हो जाए तो उनको भी मेडिकल के लिए पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी वो लोग भी अच्छे से प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो कब एंड करते हैं तो मैं एंड से पहले एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे विकास की मम्मी की डेथ हो गई, मानो कंडीशन बहुत पुअर थी, ख़राब थी, बहुत बेकार कंडीशन थी उनकी मम्मी की, और वो हॉलीडे की रिक्वायरमेंट कर रहे थे, हॉलीडे की मांग कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा था, या तो आप मुझे इस मंथ का पेमेंट एडवांस में दे दो, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं जो हिंदुस्तान पैसा भेज सकूँ और उनका इलाज हो सके। कंपनी ने मना कर दिया पैसे देने से, और जैसे ही पैसे देने से कंपनी ने मना करा, वो पैसे नहीं भेज पाया और उसकी माँ का सही तरीके से इलाज नहीं हो पाया और उसकी माँ की डेथ हो गई। अब क्या होता है, वो कंपनी के पास जाता है कि मेरी माँ की डेथ हो गई, कम से कम 2 दिन की तो मुझे छुट्टी दे दो, कम से कम 3 दिन की, मुझे 1 दिन की मुझे छुट्टी दे दो। उन्होंने उसके लिए भी उसको मना कर दिया कि हम तुझे छुट्टी नहीं देंगे, और वो वहीं रहा जब तक तेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डार्क साइड ऑफ दुबई हमने कोशिश करी कि हम और बेहतर वीडियो बना सके, और मैंने जितने भी रिसर्च पॉइंट हो सकते थे, जितने भी पॉइंट्स मैं ला सकता था, मैंने लाने की कोशिश करी, और अगर और भी फ्यूचर में कुछ मेरे को वीडियोस मिली तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, और जितने से जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करना गया। लव यू, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।